बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज के जो वाक़यात हैं उन्हें मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं। आप सब जानते हैं कि सुबह वफाकी कबीना का इजलास हुआ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उसकी सदारत की और उसके बाद आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के हवाले से 2 नामों पर मुश्तमिल समरी जो है वो ऐवान सदर को भेजी गई और उसके बाद पूरे मुल्क में एक हैजानी कैफियत फैला दी गई और बहुत से अंदाज़े और अफवाहें जो हैं वो फैल गई। फिर सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो लाहौर चले गए, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की, शाम से पहले पहले वो वापस आ गए और बहुत कम लोग थे जो ये कह रहे थे कि ये सारा मामला जो है ये बहुत ही पुरअमन अंदाज में अफ़ाम व तफ़हीम के साथ आज ही निमट जाएगा। तो वो जो लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि 26 नवंबर से पहले पहले ना सिर्फ समरी आ जाएगी बल्कि नए आर्मी चीफ़ का नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, उनमें एक जो हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान थे वो थे वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। तो उनकी पेशीन गोई जो है वो सही साबित हुई और 26 नवंबर से पहले पहले ही नोटिफिकेशन हो गया है। लेकिन ये सब कैसे हुआ और इसके पीछे क्या कहानी है, सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान इस अपॉइंटमेंट पर इत्तेफाक कैसे हुआ, तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके चेहरे की मुस्कुराहट और आपकी हंसी जो है वो हमें बहुत कुछ बता रही है। पहले मैं ज़रा चाहता हूँ आप अपना वो बयान सुने, आपका दावा, आपकी पेशून गोई जो सही साबित होगी वो क्या है? जो अपॉइंटमेंट है आर्मी चीफ की, ये 29 से पहले होगी या 29 के दिन ही होगी? रिटायर जो बायो साहब हो रहे हैं 29 को हो रहे हैं, तो उस दिन फॉर्मली, लेकिन नोटिफाई उससे पहले हो जाएंगी। 26 तक हो जाएगी नोटिफिकेशन इंशाल्लाह। 26 तक हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैंने तो 26 का जो पूछा था वो था कि 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने रावलपिंडी आना है, लेकिन आप बड़े शोर थे क्योंकि आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट की डेट थी, वो 27 नवंबर थी। आप बड़े शोर थे कि आप समरी के बारे में शोर नहीं थे कि समरी 26 से पहले जाएगी। आप कह रहे थे नोटिफिकेशन भी 26 से पहले हो जाएगा और वो हो गया। और अब आप मुस्कुरा रहे हैं फातिहाना अंदाज में मेरे सामने बैठे हुए हैं ख्वाजा साहब। तो ये ज़रा बताएंगे कि ये कैसे हुआ, सदर और वज़ीर आज़म में इत्तेफाक कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, मैंने बिल्कुल दुरुस्त आपने ये क्लिप चलाया है, मैंने उस दिन कहा था और आपने मुझे जिस ज़िम्न में ये सवाल पूछा था कि 26 को धरना है और 27 को जो है रिटायरमेंट की तारीख है, तो ये बैकग्राउंड थी जिस पे आपने सवाल पूछा था जी। तो लाजमी तौर पे हमें भी पता था और 26 की तारीख जो है उन्होंने क्यों दी हुई थी ये भी हमें उसका अंदाज़ा था कि उन्होंने क्यों दी हुई है। तो ये सारा मसला जो था उस हिसाब से बड़ी आसानी से बंदा अंदाज़ा लगा सकता था कि ये सब कुछ इंशाअल्लाह ताला जो है 24-25 तक जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ख्वाजा साहब आज जो सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं जी, आप बात पूरी करें। मैं एक और बात करना चाहूँगा मीर साहब, शुक्रिया आपका, कि ये जो एक हैजानी कैफियत जो है बिल्टअप हुई थी कि जी फ़लाँ वक्त जो है 1.5 महीना पहले समरी आ गई थी, 2 महीने समरी आ गई थी, ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। उसमें से फिर जो है वो क्या कहते हैं हेयर स्प्लिटिंग हो रही थी, यानी बाल की खाल उधेड़ी जा रही थी कि ये अंदाज़े जो है ना। तो मैं उनको कंटेस्ट तो करता रहा, जो भी मेरी बसात है या जो भी मेरी औकात है उसके मुताबिक कि भाई ये अंदाज़े जो हैं गलत हैं, ये नहीं है, लेकिन वो कंटेस्ट होता रहा। मेरी एक दरख्वास्त है, एक दरख्वास्त मैं फिर ठहर के आपके प्रोग्राम में करूँगा कि ऐसे अंदाज़े और क़यास सराइयाँ करने से जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है कबाहतें पैदा होती हैं। तो इनसे थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। किसी हद तक हक है मीडिया का कि वो अंदाजे लगाए, एनालिसिस करे, हक है, वो डिनाई नहीं हो सकता। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये हर चीज़ जो है पिछले 15-20 दिन से स्टैंड स्टिल हो गई, उसके गिर्द घूम रही थी, उसे गिर्द घूम रही थी, आर्मी चीफ का कौन होगा, अपॉइंटमेंट किसकी होगी। लेकिन मैं आपको आपकी वसातत से मैं ये बात मैं आपको बता दूं कि ये सारी डेट्स और सारा जो है चीज़ें जो थी कि हमने किस दिन लेटर भेजना है, किस तरह आना है, ये थी मोर और लेस, मैं 100% मोर और लेस जो है पहले जो है
ये सारा स्केड्यूल जो है वो सेटल हुआ था। अच्छा, लेकिन अब जो हुआ है, जो आज इन्होंने साइन किया, वो मेरी असेसमेंट थी। मैं सम इंफॉर्मेशन लेकिन मोस्टली असेसमेंट कि सियासी तौर पे ये जो आज सदर ममलकत ने जो कुछ किया है सियासी तौर पे, ये उन्होंने दानिशमंदी का सबूत दिया है। तो आज आप सदर आरिफ अलवी साहब को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक अपने ओहदे का तकाजा पूरा किया है, और दूसरा मैंने सुबह ट्वीट की थी कि आपने ट्वीट की थी, वो मेरे पास मौजूद है, कि आरिफ अलवी साहब जो हैं एडवाइस सदर अलवी के पास चली गई। अब इमरान खान का इम्तहान है, वो दफाए वतन के दायरे को मजबूत बनाना चाहती हैं। मुतनाज़ा सदर अलवी की भी आजमाइश है कि वो सियासी एडवाइस पर अमल करेंगे या आइनी और कानूनी एडवाइस पे बहसीत अफवाज के सुप्रीम कमांडर अदारे को सियासी तनाज़ात से महफूज रखना उनका फर्ज है। मैं समझता हूँ कि ये जो मैंने एक सोशल मीडिया पे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, तो मेहरबानी की है उन्होंने, और तो मैं समझता हूँ अब आपकी सदर से नाराज़गी ख़त्म। मेरा ख्याल है अब जो है हालात जो है इस किस्म के होने चाहिए कि जो बाकी 8, 9, 10 महीने जो हैं वो कोई रिकवरी की तरफ, हम इकनॉमिक रिकवरी। आप बहुत अच्छी खबर दे रहे हैं कि वज़ीर दफ़ा जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में इधर बैठ के कहा था कि मैं इसको सदर नहीं मानता। देखें, ये मैं जो जिस वक्त तो पीटीआई के वर्कर की हैसियत से काम करेंगे तो फिर मेरा वो कहना बनता है। हाँ। जिस दिन वो सदर मुमलकत या चीफ सुप्रीम कमांडर के हैसियत से काम करेंगे तो मेरा अप्रिशिएट करना भी बनता है। ये बहुत अच्छी बात है। अब ये बताएं कि खाय साहब मेरी हंसी निकल गई। सदर साहब आज जिस जहाज़ पे लाहौर गए, वो पता है आपको कौन सा जहाज़ था? जहाज़ जो है मेरा ख्याल है वो प्राइम मिनिस्टर का ही इस्तेमाल करते हैं। कितनी अच्छी बात है कि हमारे सदर पाकिस्तान जो है वो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जहाज़ पे बैठ कर लाहौर गए, किसको मिलने? इमरान खान को, और फिर वापस आए और समरी पे दस्तखत कर दिए। खुशाइंद बातें हैं। मैं तो उस पर ताली बजाऊँगा। मैं भी ताली बजाऊँगा। आप भी ताली बजाएं। कितनी, यानी कि ये बहुत अच्छी खबर मिली है आज पाकिस्तानी कौम को। देखिए, पाकिस्तानी कौम को बड़ी देर से अच्छी खबरें जो हैं वो नहीं मिलनी थी। ऐसी खबरें, हौलनाक किस्म की हिजान खेज खबरें, जो आम आदमी को, जो हमारा शहरी है, आम पाकिस्तानी जो है, गली मोहल्ले में दुकानदार जो है, बाज़ार में जो कारोबार करने वाला बंदा है, वो सुकून में नहीं था। मेरा ख्याल है आज जो है पाकिस्तानियों को, 22 करोड़ पाकिस्तानियों की 97-98% जो है हिजानी कैफियत जो है, हिजान ख़त्म हो गया होगा, और वो अब एक्सपेक्ट करेंगे हमारी हुकूमत से कि उनको ही किसी और पासे भी ध्यान दे जाएगा। तो ये जो सदर साहब आज लाहौर गए, आनी जानी थी जो उनकी आनी जानी सदर साहब, वो सिर्फ ये चाहते हो कि मैं ऐड करा कुछ नहीं, वो सिर्फ ये था साबित करना कि मैं अगर जब्त का जो है वो नहीं जब्त अप्लाई कर रहा हूँ तो आपकी नहीं, मैं नहीं चाह रहा कि आप उनके, मैं वो सिर्फ ये साबित करना चाह रहे थे कि हम भी रेलेवेंट हैं और इमरान खान साहब भी रेलेवेंट। मैं आपके प्रोग्राम में तब भी कहा था, और प्रोग्राम में भी कहा है कि सियासी जो है दानिशमंदी जो है वो कंपेल करती है कि रेलेवेंट रहने के लिए, बजाय इसके कि वो आडा लगा देते कि मैं नहीं साइन करता, या उनके लीडर उनको कहते तुम साइन ना करो। कल भी उन्होंने कहा था कि हम क्या खेल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, खेलेंगे, हम आइन के अंदर खेलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो है एक पॉलिटिकल जो स्ट्रोक है वो अच्छी खेली है। इससे पहले जब से वो हुकूमत से दूर हुए हैं, उन्होंने दानिशमंदी का जो भी अपनी तरफ से दानिशमंदी की, अमेरिका पे इल्ज़ाम, एस्टैब्लिशमेंट इल्ज़ाम, सब सारे इल्ज़ाम जो है उनको अल्टीमेटली वापस लेने पड़े जो है। अच्छा, ज़रा जल्दी से ये ज़रा समझा दें कि ये जो रिटेंशन वाला मामला था आज कैबिनेट में जो डिस्कस किया आपने कि आसिम मुनीर साहब को रिटेन कर रहे हैं आप, ये आपने किस कानून के तहत किया? आर्मी एक्ट के तहत किया? तो उसमें दर्ज है आज जो समरी भेजी है उसमें भी दर्ज है? मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ इसकी बैकग्राउंड जो है। तो मुझे समरी में मुझे जो है ना, ये जो मैंने जो आज बात की है वहाँ पे, उसमें जो है ये जब रिटायर होता है कोई फ़ौजी अफसर मेजर से ऊपर, तो उसकी परमिशन मिनिस्ट्री देती है। ठीक है। उसके बगैर वो रिटायर नहीं हो सकता। ठीक है। चाहे वो ड्यू डेट पे आ जाती है फाइल उसकी, किसी ने रिटायर होना है,
जब तक वो रिटायर मिनिस्ट्री साइन ऑफ नहीं करती उसको, तब तक वो जो है ना वो स्ट्रेंथ पे रहता है। तो ये रूल की बात है, मेजर एंड अबव सारा जो है। तो उसको साथ ही रिटेंशन की ऑप्शन भी प्रोवाइड की गई हुई है। 1 साल की रिटेंशन दी जा सकती है, उसके बाद दोबारा रिन्यू करनी पड़ेगी, नई करनी पड़ेगी, लेकिन 1 साल के लिए रिटेन की जा सकती हैं सर्विसेज जो हैं जनरल्स की जो है। तो उस रूल के तहत दैट वाज ऑलरेडी प्रोवाइडेड देयर। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि इसमें हमने कोई जमा तफरीक नहीं की, इट वाज ऑलरेडी प्रोवाइडेड देयर। अच्छा खालिद साहब, एक सवाल पैदा हुआ है कि इमरान खान साहब ने पिछले दिनों पहले तो अमरीकी साजिश वाला जो अपना नैरेटिव था उसको निगेट किया। उन्होंने कहा कि मैं अब अमेरिका के साथ मिल के आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अब ये 26 से पहले हो गया ना, तो वो उसकी जो है वो क्या कहते हैं, जो अभी आपने जो सवाल पूछा था वो उसकी उस तरह रेलेवेंस नहीं। अच्छा, तो इमरान खान साहब ने पहले अमेरिका के साथ अपनी लड़ाई बंद की है। आज के बाद ये भी तासुर पैदा होगा कि अब वो फ़ौज के साथ भी लड़ाई नहीं करना चाहते और वो अब एक नए दौर का आगाज़ करना चाहते हैं, लेकिन फोकस उनका अब होगा सिर्फ आपके साथ लड़ाई, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ लड़ाई। तो सियासतदानों के साथ लड़ाई होती है, वो जो है। तो आपके ख्याल में अगर इमरान खान साहब ने अमेरिका के साथ फ़ौज के साथ लड़ाई बंद कर दिया है और फड्डा सिर्फ अब आपके साथ करना है कि मुझे नए इलेक्शन की डेट दो, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सियासतदानों के साथ लड़ाई होती भी है, अपोजिशन होती है, हुकूमती पार्टी होती है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक हिस्सा है सियासत का। तो अगर आइन और कानून की हदूद में बैठ के रह के जो है वो सारी चीज़ें की जाएँ, तो मेरा ख्याल है हुकूमत को भी कोई जो है वो क्या कहते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। आज जो सदर आरिफ अलवी साहब ने जो कंडक्ट दिखाया है और आपने भी उसको अप्रिशिएट किया, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आरिफ अलवी साहब फेडरल गवर्नमेंट और इमरान खान के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर सकते हैं और मज़ीद भी हमें अच्छी खबरें मिल सकती हैं? मीर साहब, मेरा ख्याल है उनकी ओहदे का तकाजा भी ये है जो आप बात कर रहे हैं। हाँ। अगर वो नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि वो अपने ओहदे के जो तकाजे जो हैं वो पूरे नहीं कर रहे। उनके ओहदे का तकाजा है कि वो एक ऐसे ऑफिस में बैठे हुए हैं जो एक जिसको कहते हैं ब्रिज का या तवाज़ुन का जो है माहौल पैदा कर सकता है। अगर वो वहाँ बैठ के जो है PTI के वर्कर बने रहें तो फिर मामला बिगड़ सकते हैं, संवर तो नहीं सकते। मेरे ख्याल है मैं आरिफ अलवी साहब के बारे में मज़ीद आपको सवाल ना करूँ, क्योंकि कोई पता नहीं आप तो पटरियों लाए ये आपने कहा नहीं, मुझे समझ आ रही थी कि आपके अच्छा, कल जो जनरल बाजवा साहब हैं उन्होंने जो अलविदाई खिताब किया, उन्होंने भी बड़ी उसमें अहम बातें की हैं। हमने कल उस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की, लेकिन उसमें एक है जिस पे कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपकी असम्बली में बड़ी तकरीरें सुनी हुई हैं, आप भी जो ईस्ट पाकिस्तान का डिबैकल है उस पर कई दफ़ा बात कर चुके हैं। बाजवा साहब ने इस हवाले से क्या कहा, ज़रा सुने। मैं यहाँ पर कुछ हकायक दुरुस्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले, साबका मशरिकी पाकिस्तान एक फ़ौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फ़ौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फ़ौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की, जिसका इतराफ़ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शाह ने भी किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान में कुछ लोग ये कहते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान में जो हुआ वो फ़ौजी शिकस्त है, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, ये तो पाकिस्तान तो सियासतदानों ने तोड़ दिया, और ख़ास तौर पे इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नाम आता रहा है। इस हवाले से साबका वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का क्या मौक़िफ़ है? अच्छा, अब मैं बहुत से क्लिप आपको सुनवा सकता हूँ, जनरल न्याज़ी का भी सुनवा सकता हूँ, लेकिन खालिद साहब, ये जो बाजवा साहब ने कहा कि ये फ़ौजी शिकस्त नहीं थी, ये एक सियासी शिकस्त थी, बतौर एक सियासतदान के मैं एक्सप्लेन करता हूँ जो बाजवा साहब ने कहा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें मीर साहब, हमारी फ़ौज जो है बड़ी बहादुरी से लड़ी। उस फ़ौज में ज़्यादातर वो लोग थे जो बंगाली थे, वो तो डिज़र्ट कर चुके हुए थे। जो ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स और दूसरी जो वहाँ पे यूनिटें थीं या फ़ौज जो थी या नीम फ़ौजी जो वहाँ पे हमारे थे, वो डिज़र्ट कर चुकी थी।
1000 या 1100 मील दूर जो है हमारा फ़ौजी जो है वहाँ पे लड़ रहा था और बड़े नामसाइद हालात में लड़ रहा था। वो बड़ी बहादुरी के साथ लड़े। वहाँ पे जो शहदा हुए उनके कब्रों के निशान भी नहीं है, कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है कोई। बेशुमार जो है सिविलियन वहाँ पे शहीद हुए इन सारे मसाइल में। तो मैं मैं बिल्कुल सही बात कहूँगा कि ये फ़ौजी शिकस्त नहीं थी, कथित तौर पे फ़ौजी शिकस्त नहीं थी। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ और रिकॉर्ड भी ये कहता है कि हमारी फ़ौज बड़ी बहादुरी से लड़ी। लेकिन उस वक़्त हुक्मरान जो थे वो सियासत में थे, बावर्दी हुक्मरान जो थे वो सियासत कर रहे थे। सदर जो था उसने 2 साल या 2.5 साल पहले टेक ओवर किया था अयूब खान से, एक और फौजी हुक्मरान से, फील्ड मार्शल से उन्होंने टेक ओवर किया हुआ था। सो 58 से लेके 71 तक जो है स्ट्रेट जो है फ़ौज जो है हुक्मरानी कर रही थी, तो फ़ौज सियासत में थी। और जनरल गुलाम उमर जो है उसके ज़रिए याह्या खान ने सियासतदानों में पैसे भी बांटे। ना सिर्फ पैसे बांटे बल्कि उन्होंने ये ऑफ़र की कि तीनों मुस्लिम लीगें जो है, क़य्यूम लीग, कन्वेंशन लीग और कौंसिल मुस्लिम लीग जो है, इनको मुत्तहिद किया जाए और इनको हुकूमती पार्टी बना के इलेक्शन लड़वाया जाए। मैं ज़ाती तौर पे इसका जानता हूँ, ज़ाती तौर पे मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। और वो ना हुआ, तजर्बा नाकाम हुआ, क्योंकि उस नेगोशिएशन में कोई पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने ये कह दिया कि जी हमें ये क्या कहते हैं खुफिया या अंडर हैंड किस्म की डील जो है मंजूर नहीं है, हम खुल के इलेक्शन लड़ेंगे, जो अल्लाह को मंजूर होगा हमें वो रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि फ़ौज जो है वो एक्टिवली सियासत में थी। ये तफरीक ख़त्म हो चुकी थी कि फ़ौजी कौन है। मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, मैं सोल्जर्स की बात नहीं कर रहा, ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहा, लीडरशिप की बात ना। आपने जनरल गुलाम उमर का नाम लिया, जनरल हमीद थे, SCM पीरज़ादा थे, ये याह्या खान ख़ुद थे और भी जनरलों के नाम लिए जा सकते हैं जो इस डिबेकल में बसीयत सियासतदान जो है, बावर्दी सियासतदान जो है वो उस वक़्त शामिल थे सारी ट्रेजिडी तो फौजी। लेकिन आम फौजी ने बड़ी दिलेरी के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ जो है ईस्टर्न फ्रंट पे भी, मशरक़ी पाकिस्तान में भी और मगरबी पाकिस्तान में भी जो है वो मुल्क का जो है दफा किया और अपनी जानें कुर्बान की उसके लिए। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उस वक्त की लीडरशिप ने उनको भी लेट डाउन किया। जो लोग जो लड़ रहे थे दोनों, मेजर अकरम शहीद हुए ईस्ट पाकिस्तान में, निशाने हैदर मिला उनको मिला। क्या मेरा मतलब है उनका निशाने हैदर ही है ना, बहुत बड़ा अवार्ड है इसमें, बहुत बड़ा। मेजर शबीर शरीफ जो है वो इधर लड़े वेस्टर्न बॉर्डर पे, उनको भी निशाने हैदर और फिर ये बिल्कुल बात जनरल बाजवा ने सही कही है कि 93,000 टोटल कैदी था, जिसमें सिविल सर्वेंट्स थे और सिविलियंस थे। 34,000 हमारी फ़ौज थी, 2-2.5 लाख के मुकाबले में लड़ी थी। एयर कवर ख़त्म हो चुका हुआ था, हमारे पास आर्मर नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग और अभी भी जज्बा था। और वहाँ से ऐसे भी लोग थे जो बाद में PIA के MD बने जो है, वो वहाँ से नर्सों के जहाज़ में बैठ के जो है वहाँ से फ़रार हुए और बर्मा पहुँच गए। ऐसे भी वाक़ नहीं, वो तो जनरल अली कुली खान साहब उस वक्त मेजर थे, तो वो बहुत से हेलीकॉप्टर उड़ा के ले गए थे, उन्होंने तो सरेंडर ही नहीं किया था, वो भाग गए थे वहाँ से, उन्होंने सरेंडर नहीं किया था। और ये सारे जो है उनके साथ उनको ये लेके गए थे, पूरा आर्मी एविएशन का पूरा स्क्वाड्रन जो है वो बर्मा चला गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन जो है वहाँ पे लोग लड़े भी, लोगों ने बादल नखास्ता मजबूरन जो है अपनी कमांड के मजबूरी की वजह से, कमांडर्स की मजबूरी की वजह से सरेंडर भी किया वहाँ पे। बहरहाल ये हमारा एक ज़ख्म है, एक तारीख़ उसकी एक जो है उसकी वो ये याद रखना चाहिए। तो इसका सबक यही है कि फ़ौज को सियासत से दूर रहना चाहिए, और जो कल जनरल बाजवा ने बात की बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं उसमें एक बात मैं और ऐड करूँगा मीर साहब, कि मैं अब एक सियासतदान की हैसियत से मैं कमेंट करने लगा हूँ जो जनरल बाजवा साहब ने जो कहा है। सियासतदानों को ये गलत फहमी है पिछली कई दहाइयों से कि वो अपनी मर्ज़ी का चीफ लगा लें तो वो महफूज हो सकते हैं। नहीं महफूज हो सकते, क्योंकि चीफ जो है उसकी लॉयल्टी जो है वो पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के आइन के साथ है। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान के आइन के साथ रहनी चाहिए। अल्लाह करे, अल्लाह करे। नहीं, मैं ये एक चीज़ है, लिखी बड़ी चीज़ है ना।
तो अगर एक इंडिविजुअल कहेगा कि मेरी सियासत के साथ उसकी कमिटमेंट होगी तो ये उसकी भूल है। ये अगर ये एक, मैं समझता हूँ ये दावत गुनाह है ना। ये चीज़ जो है सियासतदानों को अपने ज़हन से जो है वो महव करनी चाहिए, और ये वो हदूद और क़यूद जो हैं उनको रिस्पेक्ट करते हुए, उन लिमिटेशंस को रिस्पेक्ट करते हुए जो आइन ने ले डाउन की है, सारी पार्टीज़ इन्वॉल्व जो हैं, सियासतदान भी, फ़ौज भी, अदलिया भी, एग्जीक्यूटिव जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, आप भी, मीडिया भी, ये सारों की लिमिट्स का तयन हुआ है। तो अगर ये मैं कहूँ कि मीर साहब जो है मेरी दोस्ती है, भाईचारा है, तो ये मेरे लिए जो है वो मुझे प्रोजेक्ट करते रहेंगे हर वक्त जो है। तो मीर साहब ने अपना पेशा भी जो आपका प्रोफेशन है उसकी भी तो लिमिटेशंस हैं ना, वो करना है आपने। इसी तरह मैं किसी फ़ौजी से एक्सपेक्ट करूं कि वो मुझे अपनी छतरी के या अपनी छप्पर छां के नीचे रखेगा और मैं अपना हुकूमत करता रहूँगा, और अगर वो कहेगा कि मैंने आइन और कानून की पाबंदी करनी है तो मैं उसको कहूँगा तुम न्यूट्रल क्यों हो गए हो, तुम फिर उस वक्त फिर मैं गाली दूंगा। आज दिन नहीं है गाली याद करने का। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने एक बहुत बड़ा मरला जो है ना, उसकी मेहरबानी है, तौबा करनी चाहिए कि ये मरला जो है सारे पाकिस्तान के लिए जो एक बहुत बड़ा बोझ बना हुआ था, वो अल्लाह ताला ये जो अपॉइंटमेंट्स हमने आज की हैं उनको और हमें भी इस बात की तौफीक दे कि हम अपने आइन और कानून की और इस मुल्क की जो है ना उसकी पाबंदी करें और मुल्क की खिदमत करें, और आम आदमी का जो हालात हैं वो किसी तरह उनको तब्दील करें। बाकी ये जो पावर के झगड़े जो हैं, इक़्तिदार के झगड़े जो हैं, ये बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा आज़म साहब। और अब एक और सवाल पर, आर्मी चीफ की तो तकर्री हो गई है, अब इमरान खान साहब ने आना है 26 नवंबर को रावलपिंडी, तो वो कह रहे हैं जी कि मेरे हेलीकॉप्टर को इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में लैंड करने की इजाज़त दी जाए, तो इसका जवाब कौन देगा? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से बात करेंगे वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। अब हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से, क्योंकि आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने भी जो पेशीन गोइयाँ की थी, उनकी भी पेशीन गोइयाँ जो हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं। और इसके अलावा अब ये एक सवाल पैदा हो गया कि आज आरिफ अलवी साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर की भेजी गई समरी पे दस्तखत कर दिए हैं, तो क्या उसके बाद अब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मामलात की बेहतरी के आसार हैं या नहीं है? राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। राना साहब सबसे पहले ये बताएं कि आज आरिफ अलवी साहब ने आज ही समरी गई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उन्होंने आज ही उस पर दस्तखत कर दिए, तो आरिफ अलवी साहब की थोड़ी तारीफ करेंगे, कोई शुक्रिया अदा करेंगे उनका आप? जी देखें, मैं सबसे जो है वो आर्मी चीफ़ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी दोनों जनरल साहबान को जो है वो मुबारकबाद भी पेश करूँगा। और इज़्ज़ो मंतशा, अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे इज़्ज़त देता है, अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त दी है, और उम्मीद है कि वो मुल्क और कौम की जो है वो बेहतरी के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें जो हैं उनको बरूए कार लाएंगे। दूसरा ये है कि सदर आरिफ अलवी साहब से मैं इज़हार हमदर्दी करूँगा कि इमरान खान न्याजी ने अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए जो है वो आरिफ अलवी साहब को और उनके ओहदे को जो है आज दोबारा जो है वो बहुत डिग्रेड किया है। आरिफ अलवी साहब को ये चाहिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें इस मुल्क का सबसे बड़ा आइनी मनसब दिया है, उन्हें अगर अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं है तो कम से कम उस मनसब की इज़्ज़त का ख्याल करें। उन्हें इस तरह से जो है वो लाहौर में जो है वो फ़ाइल बगल में लेके जो है वो नहीं जाना चाहिए था। सदर का ओहदा जो है वो न्यूट्रल है, वो वज़ीर आज़म नहीं है, वो कोई सियासी ओहदा नहीं है कि वो जो है वो सियासत करे या इस तरह के अमल से गुज़रे। सदर को तो ये ज़ेब ही नहीं देता कि वो इस अपने जो है वो आइनी जो है वो ज़िम्मेदारी के लिए जो है वो किसी भी सियासी जमात के सरबराह से जो है वो इस तरह से जाके जो है वो मशवरा करे। ये सिर्फ़ और सिर्फ उसकी झूठी अना की तस्कीन थी, और उसने अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए जो है आज दोबारा जो है इस आइनी मनसब को
जो है वो उसने। लेकिन इसका काउंटर आर्गूमेंट ये दिया जा रहा है कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आर्मी चीफ की तकर्री के मसले पे लंदन जाके नवाज शरीफ साहब से मशवरा कर सकते हैं तो आरिफ अलवी इमरान खान से क्यों नहीं कर सकते? नहीं तो मियाँ शहबाज शरीफ तो वज़ीर आज़म है, वो तो एक सियासी ओहदा है, वो तो सियासी पार्टी के सदर भी हैं जी। वो अपनी जमात से भी मशवरा कर सकते हैं, वो अपने अलाई से भी मशवरा कर सकते हैं। उन्होंने फ़ैसला करना था, लेकिन सदर ममलकत जो हैं वो तो किसी सियासी जमात के सरबराह क्या, वो तो कारकुन नहीं हो सकते। ठीक है। और उन्होंने जो है वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी जो है वो फॉर्मल जो है वो एक ज़ाब्ते की कार्रवाई करनी थी, उन्होंने कोई फ़ैसला तो नहीं करना था। सदर का ओहदा जो है वो गैर सियासी है और वज़ीर आज़म तो एक तो प्योरली सियासी ओहदा है। वो तो इस बारे में उनको तो मशवरा करना चाहिए था, जहाँ जहाँ भी उन्होंने मुनासिब समझा किया, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त दी कि उन्होंने एक सही फ़ैसला किया जिसको पूरी कौम ने सराहा है। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि 26 नवंबर को इमरान खान साहब जो हैं वो पिंडी आना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं लैंड करूंगा इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में। क्या उनके हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में उतरने की इजाज़त मिलेगी? देखें, अगर वहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी से मुतल्लिका जो अदारों को एतराज़ ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई इस बात में मसला है कि वो वहाँ पे आके लैंड करें और वहाँ से जो है वो जलसागाह जाएं, क्योंकि हमने उस दिन कोई वहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं, तो उसके मतलब हमें जो है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल हेलीकॉप्टर पे वो आना चाहते हैं उस दिन यहाँ पे अपने जलसे से खिताब करने के लिए, तो इसमें हमें कोई उज़र नहीं है। इस बारे में मेरा ख़्याल है कि इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है उसे मेरी तरफ से तो मैंने तो उनको कहा है कि आप मामलात को देख लें और उसके बाद जो है वो आप इसके ऊपर मेरिट के ऊपर फ़ैसला करें। तो लग ये रहा है कि वो रावलपिंडी में खैमा बस्तियां बना रहे हैं, तो उन्होंने रावलपिंडी में धरना देना है। तो अगर वो एक काफ़ी तवील अरसे तक धरना देते हैं और रास्ते बंद कर देते हैं इस्लामाबाद के, तो फिर आपकी क्या हिकमत अमली होगी? देखें, ये देखें ना, ये भी फिर अल्लाह की कुदरत है ना कि नवाज शरीफ पार्क में अब इन्होंने जो धरना भी जो देना है, अब आगे तो वो नवाज शरीफ पार्क में जो है वो दे रहे हैं, तो वहाँ पे ये धरना दें और बैठें वहाँ पे जितनी देर इन्होंने बैठना है, लेकिन कोई रास्ता बंद नहीं होना चाहिए और आवाम के लिए किसी किस्म की कोई जो है वो तकलीफ़ और मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और अगर इन्होंने रास्ते बंद किए जिस तरह से इन्होंने पहले किए थे, तो मीर साहब मेरी बात नोट कर लें, उस दिन अगर तीसरे दिन ये ना उठते तो लोगों ने इनको जूते मार के उठाना था। अच्छा। और अब भी इन्होंने अगर रास्ते बंद किए तो वहाँ पे हुकूमत तो क्योंकि उनकी अपनी है और पुलिस तो इनकी हिफाजत करती रही है कि आप पुलिस की हिफाजत में, पुलिस की प्रोटेक्शन में रास्ते बंद करते रहे हैं, लेकिन आवाम जो है वो अपना रास्ता जो है वो खुलवाएंगे और इनको जूते मार के जना वहाँ से उठाएंगे जहाँ जहाँ भी इन्होंने रास्ता बंद किया। और आप ये भी देखिएगा, ये जो कहता ना मैं समुंदर लेके आऊँगा लोगों का, आप देखिएगा ज़रा कैसा समुंदर लेके आते हैं ये। अच्छा, आपने जो इस्लामाबाद में सेक्शन 144 है उसको 23 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया है। 23 जनवरी तक आपने क्या इसलिए एक्सटेंड किया कि आपको लगता है कि इमरान खान 23 जनवरी तक बैठे रहेंगे पिंडी में? देखिए, पिंडी में बैठना जो है इनका, उससे तो हमारा कोई सरोकार नहीं है। वहाँ पे पंजाब हुकूमत जाने, पंजाब हुकूमत का काम जाने। हम जो है वो इस बात का एहतमाम करेंगे कि जो इनका कभी इरादा था, अब तो खैर खज्जल ख़राब हो के जो है वो बिल्कुल जो है वो जैसे कहते हैं ना कि किसी पासे जुगे नहीं रहे, तो लेकिन जब कभी इनका ख्याल था कि जी हम चढ़ाई करेंगे, जी हम इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ेंगे, हम ये करेंगे, वहाँ पे आएंगे, तो उसके लिए हमने पूरे इंतज़ामात जो है वो किए हैं। तो हम इन गियर रहेंगे ताकि अगर कोई इस किस्म की कोई शरारत जो है वो सामने आती है तो उसका भर मौका जो है वो तसल्ली बख्श जो है ना उसका इंतज़ाम किया जाए। राना साहब, एक और भी इशू है, उस पर भी मैंने आपसे बात करनी है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। राना साहब, अब एक और भी इशू है, उस पर पहले भी हमने आपसे बात की थी, वो है अरशद शरीफ शहीद का जो केस है, उस पर जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसने कीनिया का भी दौरा किया, उसने दुबई का भी दौरा किया। अभी तक उनकी वालदा का जो मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमीशन बनाया जाए, वो तो नहीं बन रहा।
आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में अरशद शरीफ के मर्डर केस के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? देखिए मीर साहब, मैं इस बारे में जो फैक्ट फाइंडिंग हुई है उसके मतलब आपसे इससे पहले भी एक दो मरतबा बात हुई है। मैं किसी दिन हाज़िर होकर आपको उसकी मज़ीद तफसीलात से भी आगाह कर दूँगा। अब ये मामला बिल्कुल वाज़ेह है। अच्छा। वक़ार और खुर्रम वो दोनों अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्वस हैं। उनके आगे पीछे कौन है, ये बंदे जो हैं ये अगर हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए मैसर आ जाएं तो बिल्कुल ये पूरा केस जो है जो रिज़ॉल्व हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब इसके लिए जो है वो एक तो FIR का अंदराज है और दूसरा जो है वो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट अगर आ जाए और वही जो है वो एक FIR तस्वर होगी तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो हम यूनाइटेड नेशन को भी और दीगर जो बैनुल-अक़वामी अदारे हैं उनकी मदद से इन दोनों लोगों को जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये कत्ल जो है वो उनके पास है। अच्छा, लेकिन राना साहब ये बताएं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है ये वहाँ गई कीनिया में, तो वहाँ जो उनका अरशद शरीफ का अपार्टमेंट था उसको भी विज़िट किया, तो वहाँ से कोई इनको ऐसी चीज़ मिली है जिससे कोई इनको क्लू मिला हो? नहीं, उन वहाँ से कोई कुछ चीज़ें वहाँ से मिली हैं, लेकिन उन वो चीज़ें भी जो है ना वो इसी तरफ जो है वो निशानदेही करती हैं। ये जो दोनों बंदे हैं, अच्छा। यही बंदे जो हैं ये अरशद शरीफ के कत्ल में जो है ना ये मुलव्वस हो सकते हैं। ड्यू टू कोई इनकी पर्सनल रीज़न है, इनको किसी ने कहा, इन्होंने किसी के कहने पे किया। यानी वो एक तो दो चीज़ें जो हैं, एक तो ये कि अरशद शरीफ का कत्ल है वो कोई जो है ना वो मिसटेकन आइडेंटिटी केस जो है वो नहीं है, कत्ल है वो। अच्छा। और दूसरा ये है कि ये बंदे जो हैं ये मुलज़म हैं। ये बिल्कुल किसी तौर पे भी किसी साइड से भी ये बाहर नहीं निकलते। तो वो ये जो एक लोग बंदा मुलव्वस हैं, बाकी इनके साथ कौन है वो एक अलग चीज़ है। राना साहब, वो जो एक बंदा लंदन में सामने आया है, वो उस बंदे के दावे जो हैं उस पर यकीनन आप वो तो फ्रॉडी है। हैं? नहीं, वो तो फ्रॉडी है, वो तो फ्रॉडी है। वो फ्रॉडिया जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि सलमान इकबाल साहब ने को उसको जो है ना वो उठाया है और कोशिश की है उन्होंने कि मामला जो है ना किसी और तरफ जो है ना वो चल पड़े और एक और बहस शुरू हो जाए, हमसे फोकस जो है वो हट जाए, लेकिन वो उसमें बुरी तरह से नाकाम हुआ है। वो फ्रॉडी है, वो उसकी बात। अच्छा राना साहब, ये नहीं हो सकता कि सिर पैर ही नहीं है। ये नहीं हो सकता कि फेडरल गवर्नमेंट या वजारत दाखिला जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिख दे कि जी जो अरशद शरीफ की वालदा की तरफ से जो मुतालबा किया जा रहा है ये बड़ा जायज़ मुतालबा है और हम भी इस मुतालबे की हमायत करते हैं? जी देखें मीर साहब, वो जब वज़ीर-ए-आज़म ने ख़त लिख दिया तो उसके बाद फिर वजारत दाखिला को पीछे तो नहीं रह गई। वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ख़त लिख चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि वो अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लक और जो दूसरे मामलात हैं उनसे मुतल्लक जो है वो उसमें ये कह रहा हूँ कि उनकी वालदा का जो मौक़िफ़ है उसकी तायद अगर कर दें। मैं तो आपकी मौजूदगी में आपके प्रोग्राम में मैं तो उम्मीद करता हूँ कि अरशद शरीफ एक दुखी माँ है और उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के कमीशन पे ऊपर अगर उनका ये यकीन है कि उससे उनका दुख कम होगा और उनका बेटे का कत्ल जो है वो सामने आ जाएगा। जो फैक्ट फाइंडिंग हुई है वो भी मैंने ख़ुद उस टीम को ये कहा था कि वो अरशद शरीफ की वालदा से जाके मिले और जाके उनके साथ जो है वो सारी चीज़ जो है वो डिस्कस करे। मैं बिल्कुल उनके मुतालबे की तईद करता हूँ कि उनका जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दें जो अरशद शरीफ के कत्ल में जो है वो तहकीकात करें। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे से बात की, हमने उस पर उनसे बात की। और ये जो अरशद शरीफ साहब का जो मामला है इस पे सलमान इकबाल साहब अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा प्लेटफार्म उनके लिए हाज़िर है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।